ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज का जो सेशन हमारा है दैट इज विद अगेन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट इज टुडे विद द कंसोलिडेशन एरिया। लास्ट सेशन के अंदर वी हैव प्रैक्टिस्ड फॉर द फाइनल अकाउंट के फाइनल अकाउंट की किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। और सिमुलेशन वे में हमने किया था कि एज इफ लाइक यू आर अटेम्प्टिंग इन योर पेपर, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप अपनी जो अब रिमेनिंग टाइम पीरियड रह गया पेपर से पहले, उसमें अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस इसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे करें जो एसीसीए का प्रोवाइडेड है। और इसी प्रैक्टिस यानी कि जो आपके पास फॉर्मेट है, इसी पे आपका जो है वो पेपर टेस्ट किया जाएगा। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपने आप को इस फॉर्मेट से लाजमी यूज टू करें। तो इसीलिए आज का सेशन भी हमने रखा है। और ये अभी हम क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं आपको जो है वो वन नोट पे या फिर मैं आपको नॉर्मल वर्ड पे भी या एक्सेल पे भी करवा सकता था, लेकिन इस फॉर्मेट को बार बार दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि अल्टीमेटली आपने फाइनल एग्जाम के अंदर भी इसी फॉर्मेट को फेस करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। रीसेंट पास्ट पेपर का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। लेट्स रीड आउट द डाटा क्विकली और देखते हैं कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक बात मैं हमेशा नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि सेक्शन सी या ओवरऑल अगर पेपर की मैं बात करूं तो जो पूरा पेपर होगा या सेक्शन सी का स्पेसिफिक पार्ट होगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो आपको 100% ना आता हो। प्लीज मेरे वर्ड्स को बहुत गौर से सुनिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ भी ना आता हो उस क्वेश्चन में से, दैट्स इम्पॉसिबल। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट ये भी कहूंगा कि आपको 100% आता हो, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता सर, ये तो आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट द नेगेटिविटी, दैट इज द पॉजिटिविटी। कि आपके पास जब कोई क्वेश्चन आए तो आप ये अजम्पशन ना लें कि मुझे सब कुछ इसके अंदर आ रहा हो। देयर शुड बी सम एडजस्टमेंट, देयर माइट बी सम एडजस्टमेंट जो कि आपको शायद ना आती हो, या अगर आती हो तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो, जिसके गलत होने के कुछ ना कुछ चांसेस होंगे। रीजन बीइंग क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम्स, इट्स अ प्रोफेशनल बॉडी। ये इंटर या ए लेवल्स या कोई आपके पास इस तरह का कोई प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सो इट मींस एग्जामिनर विल डेफिनेटली बी टेस्टिंग समथिंग न्यू इन एवरी अटेम्प्ट। तो उसका मतलब ये कि अगर आपने बहुत सारे पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर भी ली है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपकी ग्रिप, आपका कॉन्फिडेंस एक तरफ, लेकिन एग्जामिनर हर बार कोई ना कोई नई चीज जरूर टेस्ट करता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन। और आपने इस पॉजिटिविटी के साथ जाना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको पूरा आता होगा। हाँ, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी नहीं होगा कि आपको कुछ ना आता हो। हाँ, 70 to 80% यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, एसीसीए ने ही रिवील किया है, तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा हमारे पास गिवन है। खैर, पर्ड कंपनी, बाय द वे सितंबर दिसंबर का ये क्वेश्चन है। सितंबर दिसंबर यानी कि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जो एग्जामिनर ने रिवील किया था दैट वाज दी फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, जो कि मार्च जून था। हमने लास्ट सेशन में इसको प्रैक्टिस किया और आज हमें दिया हुआ दैट इज सितंबर दिसंबर 2022। Bird company acquired 80% of Sebastian company on April 1st, 2006. Non-controlling interest is valued at fair value. Okay. Less than 100% acquisition है, on 1st April है। देखना पड़ेगा क्या ये immediate acquisition है? नहीं। अगर मैं 31st March 2008 पे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्लोज कर रहा हूं, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट मेरा जो है दैट इज दी 31st March 2008, and if the subsidiary was acquired on 1st of April 2006, तो पहली बात मीडियर एक्विजिशन नहीं है। दूसरी बात, कितने इयर्स ऑफ एक्विजिशन हो चुके हैं? दैट इज 2007 एंड 2008। इट मींस 2 इयर्स ऑफ एक्विजिशन हो चुके हैं। अच्छा, ये बातें क्यों कॉल कर रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं? रीजन बीइंग क्योंकि कुछ चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। लाइक अनवाइंडिंग अगर की है, इफ यू गाइस रिमेंबर, डेफर्ड कंसिडरेशन अगर हमने रिकॉर्ड की है तो उसकी अनवाइंडिंग 2 सालों की होती है बैलेंस शीट बनाते वक्त। इसी तरीके से एक और इंपैक्ट पड़ता है कि अगर हमने कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इन द बुक्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, तो उसकी फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी एक्विजिशन ईयर्स पे पड़ेगा, यानी कि 2 साल की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट की जाएगी इन केस ऑफ अ बैलेंस शीट। खैर, आगे चलते हैं जरा। एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ एंटिटीज आर शोन बिलो। अच्छा, बाय द वे, मैं यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट जब देख रहा हूं तो मुझे पीएनएल का नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि एग्जामिनर, मैंने अभी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पर पीएनएल टेस्ट करना चाह रहा है। बजाहिर दिखने में ऐसा ही लग रहा है। जब हम रिक्वायरमेंट पे मूव करेंगे तो देख लेंगे इंशाल्लाह इसको। खैर, यहाँ पे दोनों कंपनीज के पीएनएल एक्सट्रैक्ट्स मेरे पास यहाँ पर गिवन है। परफेक्ट हो गया। आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड सिर्फ एक चीज गिवन है, दैट इज पर्ट कंपनी के एसेट्स एंड सेबेस्टियन कंपनी के एसेट्स गिवन है। परफेक्ट। आगे चलते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है।
the following information is relevant. The cost of the PERT company's investment in Sebastian company has been excluded from the total assets. Okay, listed above. यानी कि जो assets दिए हुए इसमें already उसने investment को eliminate कर दिया. That's a good sign. और हमें भी पता है कि normally investment in a subsidiary company is eliminated while consolidating the financial position. और वो already उसने eliminate करके दे दिया. That's a good sign. अच्छा, as a part of the consideration for Sebastian company, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की होगी, कंसिडरेशन ट्रांसफर की है, that is $8 million is due to be paid on 1st of April 2008, which means the subsidiary was acquired on 1st April 2006, यानी कि 2007 and 2008 2 years, यानी कि 2 साल बाद तकरीबन ये अमाउंट उन्होंने पे करनी है. ओके, PERT कंपनी रिकॉर्डेड अ लायबिलिटी ऑफ 7.547. इट मींस कि उन्होंने PERT कंपनी ने लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर ली. बेहतरीन काम हो गया है, तो जबरदस्त. यानी कि सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट एसेट्स में से एलिमिनेट कर दी. हमारी जिंदगी गुले गुलजार हो गई. दूसरा मजे का काम ये किया कि जो उसकी लायबिलिटी थी यानी कि 8 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू वो भी रिकॉर्ड कर चुके हैं. और तो और सुने क्या कह रहे हैं, इन इट्स इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2007. आपको आइडिया नहीं क्या कहना चाह रही है. 1 अप्रैल 2006 में एक्वायर किया था और 31 मार्च 2007 यानी कि आफ्टर अ ईयर, एक साल गुजर चुका है और कह रहा है 1 साल यानी कि 1 साल की अनवाइंडिंग भी कर चुका है. सही कह रहा हूं मैं? यानी कि 31 मार्च पे वो उस चीज को रिकॉर्ड कर चुका है, अपडेटेड कर चुका है. इट मींस वो 1 साल की अनवाइंडिंग भी करेक्ट. और आगे क्या कर रहा है, विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लायबिलिटी एट दैट डेट. अबे सब तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमसे क्या चाह रहा है, सिर्फ रीड करने के लिए क्वेश्चन दिया. कह रहा है नहीं, आगे कह रहा है नो अदर अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिलेशन टू दिस कंसिडरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 PERT एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 6%. क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम, क्या करना क्या होगा, है कोई मुझे थोड़ा सा जो गाइड करे इसके अंदर, क्या होगा, क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट चाह क्या रहा है एग्जामिनर, चाह क्या रहा है जी, इफ्रा, लाइबा, बिलाल, क्या चाह रहा है इसके अंदर. सर इस ईयर की मुझे अनवाइंडिंग करनी होगी, लास्ट ईयर तक की वो कर चुका है. सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर चाह रहा है कि आपको मैंने यहां पर लायबिलिटी का बैलेंस दे दिया लास्ट ईयर का क्लोजिंग, दैट इज 7.547. ऑल व्हाट यू हैव टू डू कि आपने इस साल की अनवाइंडिंग खाली रिकॉर्ड करनी है. चले परफेक्ट हो गया. वो हम रिक्वायरमेंट देखेंगे और पता चलेगा. अभी सिर्फ एडजस्टमेंट को रीड कर रहे हैं सो दैट हमें पता हो कि एग्जामिनर ने क्या क्या डेटा हमें प्रोवाइड किया गया. खैर, on acquisition of Sebastian company the goodwill was correctly calculated at 3.2 million. Perfect. यानी कि गुडविल भी करेक्टली कैलकुलेट कर लिए इन द ईयर टू 31 मार्च 2007. ओके, goodwill was deemed to have been impaired by 400,000. A further impairment of 300,000 to be recognized for the year ended 31st March 2008. Impairment losses are charged to operating expenses. कह रहा है कि इस साल का हमारा impairment loss 3 लाख है, इससे पहले का जो impairment loss है that is 7 लाख हमारे पास है. अच्छा आगे चलते हैं जरा. At 1st April 2006, Sebastian company property at a carrying amount of 11 million but a fair value of 14 million on 1st April. यानी कि बात कर रहे हैं एक्विजिशन डेट की. कह रहा है कि प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट 11 मिलियन थी लेकिन उसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 14 मिलियन. ओके, एट दिस डेट द प्रॉपर्टी हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 15 इयर्स. जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन रिमेनिंग लाइफ 15 साल थी. Sebastian company sold the property for 15 million on 30th September 2007. Hold on. Wait. अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूं कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कहाँ हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड थोड़ी सी मैं वर्किंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. आप अगर पेपर में चाहे तो आपको रफ शीट दी हुई होगी, डेफिनेटली यू कैन डू दैट एक्टिविटी ओवर दैट पेपर. बट अभी राइट नाउ मैं आपके साथ अगर वर्किंग थोड़ी सी शेयर करूं, मैं अगर आपके साथ अभी वर्किंग शेयर करूं, प्लीज देखिएगा जरा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपना अकाउंटिंग पीरियड लेता हूं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April 2007, इज इट, और दैट एंड्स ऑन 31st March 2008. आई गेस यही अकाउंटिंग पीरियड था हमारा, 31st March 2008. ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर, अगर मैं रिक्वायरमेंट या डाटा को फिर से रीड करूं कि द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर $15 million ऑन 30th of September 2007. 30th of September 2007. थर्ड यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर.
समवेयर अराउंड हियर, ऐसा ही है। यानी कि 30 सितंबर 2007 पे हमने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी कि इन दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, इन दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अगर मैं ये देखूं तो कह रहा है कि फॉर द ईयर एंड सॉरी, जो सब्सिडरी कंपनी की प्रॉपर्टी थी दैट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, कितने की बेची, दैट इज $15 million। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 सेबेस्टियन कंपनी हैज रिकॉर्डेड द हिस्ट्री, यानी कि इस साल का कह रहा है सेबेस्टियन यानी कि सब्सिडरी कंपनी हैज रिकॉर्डेड द historic cost depreciation and the historic cost profit on disposal of the property in the operating expenses. Depreciation is charged on the pro rata basis. सर इस एडजस्टमेंट में कहना क्या चाह रहा है कि सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स कैरिंग अमाउंट पे थे, सब्सिडरी कंपनी ने उसको इस साल भी 6 महीने डेप्रिशिएट किया एंड देन डिस्पोज किया, और उसका गेन और लॉस पीएनएल के अंदर चार्ज कर दिया है या क्रेडिट कर दिया है। इट मींस इस पीएनएल के अंदर जो सब्सिडरी कंपनी का पीएनएल है, इसके अंदर इस साल के 6 महीने का डेप्रिसिएशन एंड गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। लेकिन हमें पता है कि जब हम सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो दिस शुड ऑलवेज बी एक्वायर्ड एट द फेयर वैल्यू, और हम सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। इट मींस कि सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को जो फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं, तो सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स का डेप्रिसिएशन भी किस पे निकलना चाहिए, किस पे निकलना चाहिए, फेयर वैल्यू पे चार्ज होना, ऐसे ही फेयर वैल्यू पे चार्ज होना चाहिए। इसी तरीके से इसका गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग ही निकलना चाहिए। इट मींस देयर इज अ डेफिशिएंसी, देयर इज अ डेफिशिएंसी, देयर इज अ प्रॉब्लम, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। आगे चलते जरा, एडजस्टमेंट समझ में आनी चाहिए। अभी रीड करने का ऑब्जेक्टिव ये कि यार कोई अनयूजुअल बात ना लगे कि यार इसमें क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं, दिस शुड नॉट बी द केस। आपको समझ में आ गया, डेटा समझ में आ गया, इंशाल्लाह ट्रीटमेंट भी हम इसकी लाजमी कर लेंगे। आगे चलते जरा, फिर आगे मूव ऑन करते हैं, जरा आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हैं, फोर्थ। पर्ट कंपनी मेड अ सेल्स ऑफ $9 million टू सेबेस्टियन कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स सेल आउट किए हैं। होल्ड ऑन, मार्क माय वर्ड्स, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को गुड्स सेल आउट किए। सेबेस्टियन कंपनी हैड ओनली पेड $2 million। अच्छा, 9 मिलियन के गुड्स सेल आउट किए थे, जिसमें से 2 मिलियन पे कर दिए। अगर 9 मिलियन में से 2 मिलियन पे कर दिए, इट मींस रिमेनिंग 7 मिलियन क्या है, रिमेनिंग 7 मिलियन क्या है, इट्स अ पेएबल इन द बुक्स ऑफ अ सेबेस्टियन कंपनी। ऐसा ही, यानी कि सेबेस्टियन कंपनी को पैसे देने हैं, देने हैं। किसको देने हैं, पेरेंट कंपनी को, पर्ट कंपनी को। एंड ऑब्वियसली लाइकवाइज पेरेंट कंपनी यानी कि पर्ट कंपनी को 7 मिलियन रुपीज रिसीव करने हैं of these goods at 31st March. These sales were made at a markup of 25%, and Sebastian Company hold 1/3 of these goods at 31st March. यानी कि सेबेस्टियन कंपनी के पास अभी भी 1/3 गुड्स मौजूद हैं। इट मींस अगर अनसोल्ड गुड्स मौजूद हैं, अगर अनसोल्ड गुड्स मौजूद हैं, इसका मतलब यह है कि सेबेस्टियन कंपनी के पास अनसोल्ड गुड्स मौजूद होने का मतलब यानी कि देयर इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहां पर शामिल है। खैर, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। At 31st March 2008, the PERT group decided to revalue its non-current asset, यानी कि year end पे बात कर रहा है 31st March, not at the date of acquisition. Reporting पे कह रहा है PERT company's assets were deemed to have been increased by 4.1 million and Sebastian company by 0.7 million. It's a post-acquisition revaluation. And remember, जब भी post acquisition revaluation होगी तो इसका impact goodwill या net assets at acquisition पे नहीं जाएगा, इसका impact for the year पे ही आएगा। Neither company has recorded the revaluation in its financial statement, यानी कि अभी तक कंपनी ने कोई भी इसकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की है, तो हम इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। इग्नोर डेफर्ड टैक्स, इस पे कोई डेफर्ड टैक्स की इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रही। एंड द लास्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एडजस्टमेंट दैट इज गिवन बाय द एग्जामिनर, Sebastian company paid a dividend of 1 million for the year, which has been correctly recorded by both companies. और हमें पता है कि it's an intra-group item and this should have been eliminated from the accounts. Is it clear? सर ये हमने पूरा डेटा पढ़ा। These were the 6 adjustments, जिसमें मैं समझता हूँ कि 2 एडजस्टमेंट बहुत ही कैजुअल, बहुत ही नॉर्मल थी, और समझ लें कि पास्ट ट्रेंड या पास्ट पेपर से ही एक्सट्रैक्ट की गई थी, पास्ट पेपर से ही ड्रैग की गई थी। एंड दीज वर द एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 6। यानी कि कोई स्टूडेंट शायद पूरा सेशन ना भी पढ़ के क्या हो ना, वो ये 2 एडजस्टमेंट लाजमी समझ सकता है। सर इसके अलावा बाकी के एडजस्टमेंट भी मुश्किल नहीं है,
मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल है ना, आप शायद ये कहें, लेकिन ये कि थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन वगैरह उसके अंदर करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी डेफिनेटली। ये तो एडजस्टमेंट ऐसी है जो बिल्कुल फिंगर टिप्स में नॉर्मली होती है। खैर, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट साइड के एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पीएनएल कंसोलिडेट करनी है, पीएनएल को कंसोलिडेट करना है। सिर्फ बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन में फिर थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन जी, एम आई ऑडिबल? जी, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? जी, क्या मेरी वॉइस और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं? प्लीज चैट बॉक्स में नोटिफाई कर दें। चलिए, गुड हो गया। लेट्स मूव ऑन। रिक्वायरमेंट, पीएनएल को कंसोलिडेट करना है हमें, और इसी तरीके से सेकंड एक और रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द टोटल एसेट दैट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द कंसोलिडेटेड पोजीशन। इसका मतलब हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ एसेट्स को हमें अपडेट करके बताना है कि बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट्स कितने पे रिकॉर्ड होंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हम स्टार्ट करते हैं विद द कंसोलिडेटेड पीएनएल। और कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर हमें करना क्या होगा सर? कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर हमें करना क्या होगा सर? हमें हमें ऑल लाइन आइटम्स, जितने भी लाइन आइटम्स है, उसको हमें वन बाय वन मर्ज करना है, ऐसे ही 100। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल स्टार्टिंग द कंसोलिडेटेड पीएनएल, प्लीज रिमेंबर, क्या रिमेंबर, कि मीडिया एक्विजिशन तो नहीं है। प्लीज याद रखिएगा, अगर मीडिया अभी फिलहाल नहीं है, ऑब्वियसली अगर मीडिया एक्विजिशन होता तो डेफिनेटली हम सब्सिडरी कंपनी के लाइन आइटम्स को प्रोरेट करते ऑन अ पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स। फॉर द टाइमिंग अभी हमारे पास मीडिया एक्विजिशन नहीं है, सो इट्स अ गुड साइन। अभी हम यहाँ पे पीएनएल को कंसोलिडेट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लिस्ट डाउन ऑल द लाइन आइटम्स ऑफ द पीएनएल, कि जितने भी हमारे पास लाइन आइटम है उसको हम पहले लिस्ट डाउन कर देते हैं, एंड वन बाय वन फिर हम उसको अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर रेवेन्यू है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, एंड दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर हम एडजस्टमेंट्स को भी देख लेते हैं। देन इसके बाद जो आंसर आएगा, रिजल्टेंट आएगा, दैट इज दी प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अनदर लाइन आइटम वुड बी इन्वेस्टमेंट income, or then it would be a finance cost. Then the answer would be known as what? PBT. Afterwards there will be a taxation, and then finally the profit after tax. Okay, so that these are the line items जो हमारे पास पीएनएल के अंदर नॉर्मली होंगे। और अगर अब इसके रिलेटेड हम एडजस्टमेंट्स देख लें। अब इसके अंदर दो स्ट्रैटेजीज नॉर्मली हो सकती हैं, देयर कुड बी टू स्ट्रैटेजीज। या तो मैं लाइन आइटम वाइज लेके चलूं कि रेवेन्यूज को पहले कंसीडर करो। कंसोलिडेशन के अंदर बेस्ट ये होता है कि आप एडजस्टमेंट वाइज लेके चलें। रीजन बीइंग, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट का इंपैक्ट रेवेन्यू पे भी आ रहा होगा, कुछ का फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी आ रहा होगा, तो इट्स बेटर कि हम पहले एडजस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर कर लेते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द राइट एरिया, राइट साइड की तरफ हम थोड़ा सा मूव कर गए, और यहाँ पर हम अब वर्किंग वन करने जा रहे हैं, और वर्किंग वन मींस द एडजस्टमेंट वन। अच्छा, पहली एडजस्टमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट को अकाउंट फॉर कर लिया है, डेफर्ड कंसिडरेशन को भी वो लास्ट ईयर तक रिकॉर्ड कर चुका है। ऑल वी हैव टू डू, वी हैव टू अकाउंट फॉर द अनवाइंडिंग फॉर द करंट ईयर। इज इट? क्या ये एडजस्टमेंट सबको समझ में आ रही? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? सिंपल एडजस्टमेंट है, यानी कि डेफर्ड कंसिडरेशन की जो लास्ट अमाउंट यहां पर है, डेफर्ड कंसिडरेशन की जो लास्ट अमाउंट आ रही है, दैट इज 7.547। अच्छा, मैं वर्किंग थाउजेंड्स में कर रहा हूं, इसीलिए मैंने इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऊपर जितनी भी वैल्यूज है वो थाउजेंड्स के अंदर गिवन है। अब मैं इसको डेसिमल में या मिलियंस में लेकर आ जाऊंगा तो वो अजब अजीब सा पैनिक क्रिएट कर देगा या कियोस्क क्रिएट कर देगा, मैसअप कर देगा पूरा। तो मैंने इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। उसका तरीका क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, कि मैंने 7.547 जो वो मिलियंस में था, मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली 1000 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू पे, लास्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। लास्ट ईयर की अनवाइंडिंग हो चुकी है, मुझे करंट ईयर इस साल की अनवाइंडिंग करनी है। सर, इस साल की अनवाइंडिंग कितने से होगी, कैसे होगी? सिंपल एज दैट,
मेरे पास अनवाइंडिंग करने का तरीका क्या होगा कि जो मेरे पास लास्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है उसके ऊपर स्ट्रेट अवे मैं इस साल का इंटरेस्ट अप्लाई कर दूंगा। एक बात मैं यहाँ पे समझा दूं पहले तो आपको कि सर यहाँ पर उसने मुझे एज अ ब्लेसिंग के तौर पे लास्ट ईयर की लायबिलिटी दे दी है। आई रिपीट, गौर से सुनिएगा, अज्यूमिंग कि अगर ये 7.547 ना होता, 8 मिलियन आपने पे करने हैं। कब पे करने हैं? आफ्टर 2 years। ऐसा ही है, इज ड्यू टू बी पेड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 20x6 पे एक्वायर किया था 7 and 8, 2 साल बाद आपने अमाउंट पे करनी है। अगर ये 7.547 ना होता, मार्क माय वर्ड्स, गौर से सुनिएगा, तो मैं पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता, फिर ईयर 1 की अनवाइंडिंग करता, उसका इंटरेस्ट लायबिलिटी में प्लस करता, फिर जो अमाउंट आती उसके ऊपर फिर मैं इस साल 6% का इंटरेस्ट लगाता। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है जी? उसके लिए फिर 2 स्टेप करके अंदर करोगे, यानी कि प्लस करके फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं लेके चलूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास ये 7547 नहीं गिवन, सो व्हाट शुड हैव बीन द प्रोसेस और द प्रोसीजर? 8 मिलियन मींस 8000, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पर डेफिनेटली इसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते, डिवाइडेड बाय 1.06, एंड द पावर वुड हैव बीन कितनी पावर होती है? 2 years, ऐसे ही। तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन होती। आर यू गाइस विद अस? प्लीज मुझे बताइएगा जरा, यहां तक प्लीज मुझे नोटिफाई कीजिएगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज। नहीं, पावर के लिए आपके पास 6 के ऊपर टोपी बनी हुई है, देखें 6 के ऊपर टोपी बनी हुई है, अपने कीबोर्ड में देखिएगा जरा, दिख रहा है सबको? ये टोपी पावर का बटन है, ये टोपी इज अ पावर, टोपी बहुत बड़ी पावर है, आपको नहीं पता। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आप अगर टोपी करा, सॉरी आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? प्लीज मुझे नोटिफाई कीजिएगा थ्रू अ चैट बॉक्स। मैं अभी आपको सिर्फ एक, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं देखिए हम पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। द ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इफ द एग्जामिनर वुड हैव टेस्ट लाइक दिस वन। ओके, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन निकाली। अब हम क्या करते हैं सर, इसके बाद हम यहाँ पर इसकी 1 साल की अनवाइंडिंग करते, दैट इज द अनवाइंडिंग फॉर द फर्स्ट ईयर। कैसे? इस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर हम इंटरेस्ट अप्लाई करते, दैट इज ऑफ 6%, ऐसे ही। तो इट मींस ये पहले साल का इंटरेस्ट आया है, मार्क माय वर्ड्स, ये पहले साल का अनवाइंडिंग भी है, इंटरेस्ट आया, और हमें पता है इससे हम अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और आप चेक करें, ये वही अमाउंट बन रही है जो एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की हुई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज एवरीवन, एवरीवन प्लीज लेट मी नो रिगार्डिंग दिस एडजस्टमेंट। अभी फिलहाल हमें ये नहीं करना था, लेकिन हमने ये क्यों किया? ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर इसने मुझे लास्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू या लास्ट ईयर की अनवाइंडिंग के साथ अमाउंट ना दी हुई होती तो मुझे खुद ये सब काम करना पड़ता। चले, परफेक्ट हो गया, लेट्स मूव ऑन। अब उसके ऊपर हम कर देते, क्योंकि सेम अमाउंट बन गई है तो अब उसको हम आगे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा खैर, तो ये अनवाइंडिंग हमने इस साल की कैलकुलेट कर ली। मैं इस एरिया को यहां से डिलीट कर रहा हूं सो दैट कि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। अगर किसी ने नोट करना है तो ये नोट कर ले, क्योंकि ये मैं यहां से शीट से रिमूव कर रहा हूं। क्लियर है? पावर का भी मैंने बता दिया, पावर के लिए आपके पास कीबोर्ड के अंदर 6 का बटन होगा जिसपे कैप टाइप का बना हुआ होगा, वो पावर का बटन है बेसिकली, दैट इज द साइन ऑफ पावर। फॉर्मूला में शो कर देता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया मैंने। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया? 8000 डिवाइडेड बाय 1.06 पावर 2। ओके, लेट्स मूव ऑन। इस एरिया को मैंने यहां पे डिलीट कर दिया, खैर आगे चलते जरा। अच्छा, इस अनवाइंडिंग की एंट्री क्या बनती है? बाय द वे, अनवाइंडिंग की एंट्री क्या बनती है? ये जो अनवाइंडिंग हम कर रहे हैं इसकी एंट्री क्या बनती है? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, ऐसे ही। चूंकि हम अभी बैलेंस शीट की तरफ नहीं जा रहे तो हम पीएनएल की तरफ देखते हैं, अदरवाइज हम उसको रिटेन अर्निंग भी डेबिट करते थे, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट। प्लीज मेक श्योर करें कि एंट्रीज आप अपने रजिस्टर में बना लिया करें, या नोटबुक या रफ पेपर पे, अगर एग्जामिनर में आपको दिया हुआ होगा तो रफ पेपर बना लें। एक्सेल पे डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, अगर आपकी हैबिट है तो बहुत सी बात है, आप एक्सेल पे बना लें, बनाने पे कोई पेनल्टी नहीं है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर देगा कि एंट्री क्यों बनाई, नहीं, इट्स अ गुड साइन।
सो फाइनेंस कॉस्ट ये हम बना रहे हैं सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए. सो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट. ओके, दैट वाज द फर्स्ट एडजस्टमेंट. इतनी लंबी इतनी डिटेल्ड एडजस्टमेंट थी, बट दैट वाज द ओनली ट्रीटमेंट दैट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस एडजस्टमेंट. मैंने कहा ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि मुझे 100% नहीं आता. देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 5, सॉरी 4, ये 3 एडजस्टमेंट्स तो बहुत ही यूजुअल एडजस्टमेंट्स हैं. इवन एडजस्टमेंट नंबर 2 भी. खैर, आते हैं जरा एडजस्टमेंट नंबर 2 पे. एडजस्टमेंट नंबर 2 यानी कि वर्किंग 2 पे आ जाता हूं. वर्किंग 2 या एडजस्टमेंट 2. नाउ व्हाट इज दैट वर्किंग 2? वर्किंग 2 की एडजस्टमेंट क्या है, आया जरा देखते हैं इसके अंदर. कह रहा है कि गुडविल हमने करेक्टली कैलकुलेट कर ली थी 3.2 मिलियन की, बेहतरीन. और उसका लास्ट ईयर तक का इंपेयरमेंट लॉस 4 लाख था. फर्दर इंपेयरमेंट ऑफ 300,000. मुझे बताएं पीएनएल के अंदर कितना रिकॉर्ड होगा, 4 लाख, 3 लाख या 7 लाख? प्लीज चैट बॉक्स में इंटीमेट कीजिएगा. पीएनएल के अंदर इंपेयरमेंट लॉस कितना रिकॉर्ड करेंगे? 4 लाख, 3 लाख, 7 लाख? जी 400, 300, 300,000. यस, इन अ पीएनएल. अच्छा, मुझे बताएं जरा, बैलेंस शीट में अगर होता तो कितना रिकॉर्ड करते? बैलेंस शीट में अगर होता तो कितना रिकॉर्ड करते? व्हाट अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इफ्रा, शाबाश. बैलेंस शीट में अगर होता तो हम कितना रिकॉर्ड करते हैं इंपेयरमेंट लॉस? व्हाट इंपेयरमेंट लॉस शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट? जी प्लीज सब पार्टिसिपेट करें जरा. बैलेंस शीट में अगर इंपेयरमेंट लॉस होता तो व्हाट अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट? जी 700,000 हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा ही है. चले अब आए जरा इंपेयर. अब यहां पर हम देखते हैं जरा, यहां पर हमारे पास क्या रहा है, दैट इज द इंपेयरमेंट लॉस. और इंपेयरमेंट फॉर द ईयर रिकॉर्ड करना है. कोई जो इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री बता सके? इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या बनेगी? इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या बनेगी? जी जी बिलाल. पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट हो जाएगा और गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा ही है. फिलहाल गुडविल बैलेंस शीट का आइटम है, लेकिन पीएनएल डेबिट एंड गुडविल क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 300. विद द अमाउंट ऑफ व्हाट? 300. यानी कि इंपेयरमेंट लॉस जो हमारे पास आ रहा है वो इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर. मैं इसको और करेक्ट कर देता हूं. इट्स एन इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर, ऐसा ही है. इट्स नॉट द टोटल इंपेयरमेंट लॉस. इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर हमारे पास यहां पर आ गया. पीएनएल डेबिट एंड गुडविल क्रेडिट. बिल्कुल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कर सकते हैं. वेरी गुड लाइबा, वी कैन डेफिनेटली, क्योंकि वहां पर उसने कहा हुआ भी है कि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. नाइस, वेरी गुड. चलें, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर एडजस्टमेंट. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर एडजस्टमेंट. एक और एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. ऑन 1 अप्रैल. हाँ, अब ये मैं समझता हूं कि अगर स्टूडेंट एग्जाम में है तो ये एडजस्टमेंट अगर थोड़ा बहुत तंग कर सकता है, लेकिन उसमें भी अगर आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये भी तंग करता. लेकिन अगर कुछ तंग कर सकता था वो ये था. खैर, आए जरा वर्किंग 3 देखते हैं. वर्किंग 3 हमने अभी रीड की थी, उसमें या एडजस्टमेंट 3 के अंदर क्या कह रहा था कि सब्सिडरी कंपनी ने अपने एसेट का डेप्रिसिएशन एंड गेन ऑन डिस्पोजल कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड किया हुआ है. ऑल्दो वी नो दैट दिस शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एट द रीवैल्यूएशन मॉडल. ऐसा ही है. तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर दोनों वर्किंग्स चलाते हैं साथ साथ, पैरेलल दोनों वर्किंग्स यहाँ पर चलाते हैं. कॉस्ट मॉडल, अगर कॉस्ट मॉडल पे क्या था तो मुझे बताएं 1 अप्रैल 2006 पे कंपनी के कैरिंग अमाउंट थी 11 मिलियन. यानी कि इसकी जो वैल्यू थी, यानी कि कैरिंग अमाउंट कह लें, दिस वाज 11 मिलियन, यानी कि 11,000 थी. ऐसे ही दैट वाज द 11 मिलियन उसकी कॉस्ट थी यहां पर. जबकि उसकी उस दिन मार्केट वैल्यू थी, दैट वाज 14,000. इज इट? 14,000 was the market value. At this date, the property had a remaining life of 15 years. Sebastian company sold the property for 15 million on 38. यानी कि इस साल मिड ईयर के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी को सेल आउट किया है फॉर 15 मिलियन. Sebastian company has recorded the cost of depreciation. यानी कि पहली बात कि Sebastian कंपनी ने इस एसेट का डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल पे कैलकुलेट किया हुआ है. अच्छा, बाय द वे 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 1 ईयर. ऐसे ही पहले काम करते हैं, 20x7 का डेप्रिसिएशन हम यहां पर चार्ज कर लेते हैं. कितना चार्ज किया होगा? दैट इज 11,000. ऐसे ही
डिवाइडेड बाय 15, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा होगा दैट इज 733। ये 2007 का डेप्रिसिएशन है। 2008 के अंदर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन उन्होंने चार्ज किया होगा। 20x8 6 months depreciation, 6 months depreciation, that is multiply by 6 and divided by 12. Am I right? ऐसे ही क्या होगा जी? प्लीज यहां तक मुझे नोटिफाई कीजिएगा जरा जी, प्लीज यहां तक मुझे नोटिफाई कीजिएगा। यानी कि 1.5 इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। हम डायरेक्टली 1.5 से भी कर सकते थे, यानी कि डिवाइडेड बाय लाइफ एंड मल्टीप्लाई बाय 1.5 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टेप वाइज किया सो दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ओके, फिर सेबेस्टियन कंपनी ने 1.5 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इस एसेट को डिस्पोज ऑफ किया, विच मींस वी नीड टू कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इट, क्योंकि गेन और लॉस कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इट। कॉस्ट माइनस दैट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट यानी कि आपके पास यहां पर है दैट इज 11,000 माइनस accumulated depreciation. So 9,900 is the carrying amount. Carrying amount क्या है? Carrying amount at the date of disposal. Is it? Carrying amount at the date of disposal. Again, that asset was disposed of, or the sales proceed is 15,000 that is already given in the question. It means कि 15,000 के अंदर जब ये एसेट को डिस्पोज किया तो गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्डेड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड। मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, गेन ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या यहां तक कैलकुलेशन समझ में आ रही? मैंने क्या किया है? मैंने अभी फिलहाल वो किया है जो सब्सिडरी कंपनी कर चुकी है, जो सब्सिडरी कंपनी ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुकी है। प्लीज यहां तक मुझे नोटिफाई करें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ में आ रही है? एडजस्टमेंट नंबर 3 हम कर रहे हैं, जिसके अंदर सब्सिडरी कंपनी ने कॉस्ट मॉडल पे ही एसेट को लास्ट ईयर भी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस साल भी 6 मंथ्स पे डेप्रिशिएट किया। Not only this one, the asset was disposed of during this course of accounting year, and after 6 months जब dispose of किया गया, that gain on disposal is already recorded in the books of a subsidiary company. Okay, now that what the actually subsidiary company did. Now let's come towards कि what actually should happen, होना क्या चाहिए सर? कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए? कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसके अंदर आपके पास सबसे पहली चीज कि अगर मैं यहां पर कैरिंग अमाउंट ले रहा हूं या वैल्यू ले रहा हूं, या अगर वैल्यू ले रहा हूं तो वो 14,000 होनी चाहिए थी, दैट इज द मार्केट वैल्यू। और डेप्रिसिएशन अगर मैं 2017 का कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो दिस शुड हैव बीन कैलकुलेटेड using the revalued amount over its remaining life, that is 15. It means 2017 का 933 वो लास्ट ईयर का, मुझे अभी इससे फिलहाल कंसर्न नहीं है। और इसी तरीके से जो आपके पास यहाँ पर इस साल का डेप्रिसिएशन होना चाहिए, दिस शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एज 466.6। क्या ये बात समझ में आ रही है? Although the subsidiary company has recorded a depreciation of 366, although the depreciation should have been recorded using the revalued amount over its remaining life, तो इस साल का 6 months का डेप्रिसिएशन ये होना चाहिए। खैर आगे चलते हैं जरा। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट हमारे पास यहाँ पर कितनी बन रही है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी बन रही है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल? लेट्स कैलकुलेट 14,000 minus the depreciation, the accumulated depreciation, that is 12,600. It means कि 12,600 वाला एसेट हमने 15,000 के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इट मींस द गेन ऑन डिस्पोजल शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। सही कह रहा हूं मैं? यानी कि अगर मैं वर्डिंग लिखूं तो शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, गेन ऑन डिस्पोजल कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए था सर? 2400 पे। नाउ रिमेंबर गेन ऑन डिस्पोजल उसने रिकॉर्ड कितने पे किया है? 5100 पे, एंड इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड कितने पे? 2400 पे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? प्लीज मुझे यहां तक कंफर्म करें जरा पहले। अगर ये बात समझ में आ रही है ना तो आपके लिए फिर
एडजस्टमेंट करना आसान हो जाएगा कि अब करना क्या है। अब मुझे रिकमेंड करें कि करना क्या होगा। पहली चीज देखिए, दो प्रॉब्लम है, एक डेप्रिसिएशन और एक गेन। पहले डेप्रिसिएशन का बता दे, फिर गेन का हम आपस में मुकमुका कर लेंगे। जी बताएं जरा, क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए? जी बिलाल। वेरी गुड, जबरदस्त। जी बताएं जरा, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया हुआ है 366 पे, ऑल्दो इट शुड हैव बीन 466। इट मींस डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? सर डिफरेंस कितना आ रहा है? सर डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस हमारे पास यहां पर आ रहा है, दैट इज 100। इट मींस मोर डेप्रिसिएशन शुड बी रिकॉर्डेड, मोर डेप्रिसिएशन शुड बी रिकॉर्डेड। हमें और डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा, हमें और डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा। कहां पे करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। उसने खुद क्लियर किया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या पीएनएल या ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट, और इसी तरीके से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। सही कह रहा हूं मैं? विद द अमाउंट ऑफ व्हाट? विद द अमाउंट ऑफ व्हाट? 100। Another adjustment that needs to be made out over here, that is the gain. G, gain on disposal should have been recorded with the amount of for 2400, जबकि उसने रिकॉर्ड कर दिया 5100 से। इसका मतलब ज्यादा गेन रिकॉर्ड किया हुआ है, पीएनएल को ओवरस्टेट किया हुआ है, पीएनएल को ओवरस्टेट किया हुआ है उसने। तो इट मींस हमें उसको रिवर्स बैक करना पड़ेगा। रिवर्स बैक करने के लिए हम पीएनएल को क्या करेंगे? पीएनएल को क्या कर देंगे हम? पीएनएल को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो पीएनएल को हम डेबिट कर देंगे और एसेट को यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा सर, ये हम पीपी को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? पीपी को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? देखिए, इस एडजस्टमेंट को मैं एक रीजन की वजह से भी बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूं। क्यों? आगे चल के एक चीज मैं बताऊंगा उसके अंदर। मुझे बताएं कि अगर हम एसेट का डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री बनाते हैं, जरा मुझे बताएं कि अगर कॉस्ट मॉडल से डिस्पोजल करते, कॉस्ट मॉडल से पहले कॉस्ट मॉडल की अकाउंटिंग एंट्री बनाते, ऑल्दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ऑल्दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने इफ्रा। मैं अगर समझाने जा रहा हूं तो मुझे बताएं, कॉस्ट मॉडल से अगर मैं एंट्री को रिकॉर्ड करता, तो नॉर्मली हम जब डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? डिस्पोजल को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या बनती है? हमारे पास तीन इवेंट्स नॉर्मली होते हैं, याद आ रहा है? एसिड का जाना, पीपी शुड हैव बीन क्रेडिटेड। दूसरा, उसकी यादों को, यानी कि एसिड की यादें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैश का आना, और अल्टीमेटली फिर एट द एंड हम रिकॉर्ड करते हैं गेन और लॉस। कॉस्ट मॉडल के मुताबिक अगर एंट्री देखी जाए तो सब्सिडरी ने ये एंट्री बनाई होगी। अमाउंट वैल्यूज को पुट करते हैं, जरा मुझे बताएं वैल्यूज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी बताएं जरा, कॉस्ट कितनी थी? 11,000। इट मींस के 11,000 से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट किया हुआ होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का मिला के कितना आ रहा था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हम प्लस कर लें 1100, चले 1100 डेप्रिसिएशन आ रहा होगा, तो 1100। और कैश कितना रिसीव हो रहा था? 15,000। और गेन कितना आ रहा था? दैट वाज 5,100। ऐसे ही ये एंट्री रिकॉर्ड की होगी सब्सिडरी कंपनी ने। बट अब हम क्या कह रहे हैं कि रीवैल्यूएशन के मुताबिक एंट्री कुछ इस तरीके से बननी चाहिए थी। क्या एंट्री बननी चाहिए? एंट्री तो सेम रहती, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, पीपीई क्रेडिट, और इसी तरीके से गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट। अब पीपी कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 14,000 से। अब उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? रीवैल्यूड अमाउंट के मुताबिक उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? रीवैल्यूड अमाउंट के मुताबिक उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 1400। इट मींस के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1400। 15,000 से कैश आपके पास डेबिट होगा, गेन कितना आ रहा है? 2400। ये एंट्री बननी चाहिए। सर प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि पीपीई को क्रेडिट करना चाहिए था कितने से? 14,000 से, ऐसा ही है। और पीपी को हमने क्रेडिट कितने से कर दिया है? 11,000 से, ऐसा ही है। यानी कि 3,000, सही कह रहा हूं मैं, 3,000 का ये डिफरेंस आया। बाकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
1400 से डेबिट करना था, लेकिन हमने कितने से डेबिट किया? 1100 से। इसका मतलब 300 का ये डिफरेंस। तो इट मींस आपके पास नेट इंपैक्ट किया जाए तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 2700 का ये डिफरेंस आ रहा है, विच मींस कि आपने एसिड को 2700 से ओवरस्टेट किया, विच मींस कि आपको 2700 से एसिड को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने एंट्री बनाई पीएनएल डेबिट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। थर्ड एडजस्टमेंट हमने यहां पर कंप्लीट कर ली। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दी फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं जरा। फोर्थ एडजस्टमेंट इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग है ये, इंट्रा सेल्स एंड परचेजेस। वी नो दैट इंट्रा सेल्स एंड परचेजेस शुड बी एलिमिनेटेड। स्ट्रेट अवे दिया हुआ है इंट्रा सेल्स कितने की है? 9 मिलियन की। इट मींस सेल्स विल बी डेबिटेड, सही कह रहा हूं मैं, एंड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी क्रेडिटेड। परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट कितने से एंट्री बनेगी? दैट इज विद द अमाउंट ऑफ 9000, यानी कि 9 मिलियन से हमने ये एडजस्टमेंट यहां पे रिकॉर्ड कर दी। सो दैट इज द इंट्रा सेल्स एंड परचेजेस। ओके, एक और प्रॉब्लम यहां पे क्या? दैट इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, पहली बात कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कब अराइज हो रहा है? गुड्स आर सोल्ड बाय सब्सिडी टू पेरेंट या पेरेंट टू सब्सिडी? पेरेंट टू सब्सिडी। तो इट मींस कि पेरेंट टू सब्सिडी गुड्स सेल आउट किए जा रहे हैं। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? लेट्स कैलकुलेट इट फर्स्ट। हमारे पास यहाँ पे मार्कअप दिया हुआ है एंड मार्कअप इज 25%। और मेरे पास इस वक्त जो सेल्स है दैट इज 9000। उसके ऊपर अगर मैं मार्कअप अप्लाई करूं दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 125, इज इट? और आगे क्या कह रहा है इसके अंदर? 1/3 ऑफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। It means the unrealized profit, the amount of the unrealized profit is 600। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नॉर्मल एडजस्टमेंट है इसके अंदर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। And we all know that the entry for the elimination of unrealized profit is cost of sales will be debited. Cost of sales will be debited और इन्वेंट्री विल बी क्रेडिटेड। अच्छा, अब ये जो इन्वेंट्री का इंपैक्ट है ये बैलेंस शीट में जा रहा है, यानी कि हमें पता है कि हमें दो जगहों पे इसकी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में भी करनी होती है और पीएनएल के अंदर भी करनी होती है। और ये एंट्री हमारे पास जो बनेगी दैट इज विद द अमाउंट ऑफ 600 से हम ये एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट को हमें रिमूव करना है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सेल्स। और लाइकवाइज हम इसको फिर रिमूव करेंगे बैलेंस शीट से, लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पे पीएनएल को टारगेट कर रहे हैं और बैलेंस शीट से हमें इसको रिमूव करना होगा, दैट इज विद द अमाउंट ऑफ 600। खैर, दैट वाज द फोर्थ एडजस्टमेंट। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फिफ्थ वन। कह रहा है कि पर्ट कंपनी डिसाइडेड टू रीवैल्यू द नॉन करंट एसेट्स, सब्सिडी और पेरेंट दोनों ने रीवैल्यू किया है विद द अमाउंट ऑफ, और ऑलरेडी मुझे गेन ऑन रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, यानी कि मुझे डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। एंड दैट इज द पोस्ट एक्विजिशन, यानी कि रिपोर्टिंग डेट पे हम कर रहे हैं इस साल की, तो इट मींस कि इसका इंपैक्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी डेबिटेड, दोनों की अमाउंट को प्लस करके रिकॉर्ड कर देता हूं, दैट इज 4.1 प्लस 0.7 एंड द लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेफिनेटली मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ अ पेरेंट कंपनी एंड देन सेम विद द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ अ सब्सिडियरी कंपनी। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ अ सब्सिडियरी कंपनी, पेरेंट कंपनी का जो रिवैल्यूएशन है वो रिकॉर्ड होगा, दैट इज विद द अमाउंट ऑफ 4.1 मिलियन
एंड सब्सिडरी का जो रिकॉर्ड होगा दैट इज 0.7 मिलियन। तो ये हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन सरप्लस की एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कर दिया। इसका पीएनएल पे एज सच कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पीएनएल, हाँ वो अलग बात है कि जब हम ओसीआई बनाएंगे या जब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करेंगे तो वहां पे मुझे उसका अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द लास्ट एडजस्टमेंट दैट इज द वर्किंग सिक्स, दैट इज रिलेटेड टू द डिविडेंड। और डिविडेंड के केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या रहा है कि सब्सिडरी कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 1 मिलियन, दैट इज 1000 का डिविडेंड पे किया। बट वी रिमेंबर कि ये पूरा डिविडेंड पेरेंट का नहीं है, पेरेंट का जो डिविडेंड होगा वो कितना परसेंट होगा, दैट इज 80%. So 80% will be applied, that is 800 डिविडेंड इनकम है जो कि हमें एलिमिनेट करना होगा फ्रॉम द पीएनएल। ओके, लेट्स क्विकली मूव ऑन टुवर्ड्स द पीएनएल साइड। ड्राफ्ट हमने ऑलरेडी बना लिया था। रेवेन्यू आए जरा देखते हैं कि रेवेन्यू हमारे पास कितनी थी। द रेवेन्यू ऑफ अ पेरेंट कंपनी इज 58,200, 58,200, दैट इज द रेवेन्यू, दैट इज द रेवेन्यू, पेरेंट कंपनी की रेवेन्यू हमारे पास आ रही है। इसी तरीके से हम इसके अंदर प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, रेवेन्यू ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। ऐसे ही सब्सिडरी कंपनी की रेवेन्यू कितनी है, सब्सिडरी कंपनी की रेवेन्यू 34,300। अच्छा, इसमें से फिर हम माइनस कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सर क्या एलिमिनेट करेंगे, दैट इज द इंट्रा सेल्स, इंट्रा सेल्स। और इंट्रा सेल्स हमारे पास कितनी है, दैट इज 9,000। इंट्रा सेल्स को हमने क्या कर दिया, यहां पर एलिमिनेट कर दिया, इंट्रा सेल्स को हमने यहां पर एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पेरेंट कंपनी का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना गिवन है, 34,340। ओके, इसके अंदर फिर हम प्लस कर देते हैं सब्सिडरी कंपनी का कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 20400। बट वी ऑल नो दैट इसमें डिफरेंट एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेंगी। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 1 का कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस को भी हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड करना था। लाइकवाइज डेप्रिसिएशन और गेन ऑन डिस्पोजल का भी उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ही कहा था, ऐसे ही है। इफ वी कुड जस्ट रिकंसाइल इट, यस, डिस्पोजल प्रॉपर्टीज रिकॉर्डेड इन दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसको भी हम वहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर एडजस्ट कर देंगे। ओके, अनदर दैट इज दी सेल्स को हमने, यानी कि इंट्रा परचेजेस को हमें एलिमिनेट करना है विद द अमाउंट ऑफ 9,000, ऐसे ही है। यानी कि J34 इज द सेल नंबर, J34, तो हम यहां पर करेंगे क्या, माइनस कर देंगे, J34, ऐसा ही है। इंट्रा परचेजेस को एलिमिनेट कर दिया और यूआरपी को भी एलिमिनेट करना है। यूआरपी को एलिमिनेट करने के लिए वी ऑल नो दैट हमें इसको ऐड करना होता है, और ऐड करने के लिए हमारे पास आ रहा है I37, तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इज देयर एनी एडजस्टमेंट जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में की जाए, नहीं, और कोई फिलहाल हमारे पास यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, जो स्टेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है, दैट इज 18,040 प्लस 7,130, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जो लाइन आइटम हिट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपेयरमेंट लॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बढ़ाएगा तो मैंने उसको प्लस कर दिया, इज इट। अच्छा, इसी तरीके से अब जो मेन एडजस्टमेंट आ रही वो क्या, कि सर हमें यहां पर डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करना है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखें तो फॉर्मूला बार के अंदर मैंने प्लस कर दिया है I27 और इस सेल को सेलेक्ट कर लिया है। फर्दर सर मुझे पीएनएल के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल ज्यादा से रिकॉर्ड हुआ है, ओवर स्टेट हुआ है, तो हमने 2700 से और ज्यादा इसको इंक्रीज कर दिया। या मैं सेल को लिंक कर देता हूं, मैं सेल को यहां पर लिंक कर देता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होगा कि डेप्रिसिएशन भी ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ था, तो हमने इंक्रीज कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। गेन ऑन डिस्पोजल हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था, तो उसका मतलब ये कि मुझे गेन को कम करना है, तो एक्सपेंस को बढ़ा दूंगा, तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बढ़ा दूंगा। बट मुझे यहां पर इसके साइन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वहां पे प्लस का साइन आ रहा है। तो ये हमने 2700 को यहां पर
एडजस्ट कर दिया, यहां पर मैंने प्लस, ओके। सो ये हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहां पर इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। और कोई चीज जो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आनी चाहिए, और कोई चीज जो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आनी चाहिए? चलें, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो 8890 ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेस्टमेंट इनकम हमारे पास गिवन है, दैट इज ऑफ 3000, एंड वी ऑल नो दैट कि इस 3000 के अंदर डिविडेंड इनकम भी शामिल है, और डिविडेंड इनकम का सेल अगर मैं देख लूं तो डिविडेंड इनकम इज 800 जो कि आपके पास I46 के अंदर है, तो ये मैंने यहाँ पे इसमें से एलिमिनेट कर दिया। दैट इज द डिविडेंड इनकम शुड बी रिपोर्टेड एट 2200। फाइनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास गिवन था 3240, एंड हमने इसके अंदर ऐड कर देंगे, दैट इज 1600। क्या फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? यस, हमने अनवाइंडिंग का इंपैक्ट दिखाना है। अनवाइंडिंग फाइनेंस कॉस्ट विल बी डेबिटेड बाय 452.8, दैट इज 453 से यहां पर फाइनेंस कॉस्ट को हम ऐड करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए ना, अब कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। किस तरीके से? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से हम ऐड कर देंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम, एंड देन लेस कर देंगे दैट इज द फाइनेंस कॉस्ट, तो 5797 ये हमारे पास आ गया, दैट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड टैक्स की अमाउंट हमारे पास गिवन है, दैट इज 1560 प्लस 1480, तो ये टैक्स एक्सपेंस हमारे पास आ गया। एंड इफ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो हमारे पास ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, दैट इज 2757। 2757 इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट दैट इज नॉट द एंड। वी ऑल नो दैट कि हमारे इस इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल के अंदर एक और एडिशनल लाइन आइटम है, दैट इज ओसीआई। ओसीआई के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन है, पोस्ट एक्विजिशन है, तो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे। पेरेंट एंड सब्सिडी दोनों का रिकॉर्ड होगा, दोनों का पोस्ट एक्विजिशन है, और दोनों का रिवैल्यूएशन सरप्लस जो था दैट वाज लास्ट एडजस्टमेंट आई गेस हमने बनाई थी, यस, दैट इज 4.1 मिलियन, यानी कि 4100 होगा, प्लस 0.7, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया इसके अंदर। और अगर मैं इसको थाउजेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दूं, सो दैट कि हमारी वैल्यूज जो है वो थाउजेंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें। इसी तरीके से यहां पर भी हम इसको थाउजेंड्स में कर देते हैं। सेम गोज हियर। चले, ओके, लेट्स मूव ऑन, और आगे चलते जरा। ओसीआई हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ओसीआई पुट करने के बाद जब रिवैल्यूएशन सरप्लस गेन ऑन रिवैल्यूएशन में पुट कर दिया, सो लेट्स हैव अ सम ऑल टुगेदर कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना आ रहा है। सो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज 7557, दैट इज द टीसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, कोशिश क्या करें जो मेन आंसर उसको बोल्ड जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बाकी प्रेजेंटेशन जो है वो सेकेंडरी है,
लेकिन इससे एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है। बट दिस इज नॉट द एंड, वी ऑल नो दैट कि P&L कंसोलिडेट तब तक नहीं होगी जब तक कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एट्रीब्यूशन ना हो जाए, और यहाँ पे TCI भी है तो उसकी भी एट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू, एट्रीब्यूटेबल टू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू। तो आए जरा एट्रीब्यूट करते हैं, दो लोगों में एट्रीब्यूट करना होता है। नंबर वन ग्रुप के अंदर एट्रीब्यूट करेंगे एंड सेकंड वन इज द NCI। ओके, द टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2757। प्लीज मेक श्योर, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं और यहाँ पे 7557 यानी कि TCI के अमाउंट ले लेते हैं, बट दिस शुड नॉट बी द केस। 2757 ये आपके पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, आसान क्या है कि पहले NCI की वर्किंग कर लें, तो लेट्स कैलकुलेट दी NCI, लेट्स कैलकुलेट दी NCI। हम NCI की वर्किंग अगर यहां पर कर लें, NCI की वर्किंग हम यहीं पे कर लेते हैं जरा, और NCI की अगर मैं वर्किंग करता हूं तो NCI की वर्किंग कैसे होगी। और सबसे पहली चीज NCI कहते हैं किसको है, कि सब्सिडरी का वो हिस्सा जो हमारा नहीं है, यानी कि सब्सिडरी का 20%। अच्छा, सब्सिडरी का बाय द वे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारे पास, सब्सिडरी का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, सब्सिडरी का सेबेस्टियन कंपनी का जो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3690, 3690 इज द प्रॉफिट। अब इसमें से क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है। नंबर वन, एक एडजस्टमेंट होती है URP की, लेकिन वो होती कब, इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय S2P। फिलहाल हमारे पास S2P नहीं है, P2S है, इट मींस इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। सर ये सब्सिडरी कंपनी का अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, हमें इसको एडजस्ट करना है। सर एक और चीज कि सब्सिडरी कंपनी ने कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया हुआ था, ऑल्दो द डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एट द रिवैल्यूड अमाउंट, तो इसका मतलब उसकी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड दैट इज विद द अमाउंट ऑफ, that is with the amount of 100, if you remember that is with the amount of 100, यानी कि आपके पास यहां पर 100 से हमें इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। ओके, अगेन एक और चीज हमारे पास, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल। ओके, गेन ऑन डिस्पोजल हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है, तो मुझे कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अगेन माइनस करेंगे। सो माइनस कर देंगे गेन ऑन डिस्पोजल, दैट वाज 2700। एनी अदर एडजस्टमेंट? यस सर, कंपनी के स्टार्ट में दिया हुआ है, क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया हुआ है कि हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ NCI, तो इट मींस यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस को भी हम अकाउंट फॉर करेंगे। एंड द इम्पेयरमेंट लॉस इट वाज गिवन इन द एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द, यस हियर इट इज द एडजस्टमेंट नंबर 2, दैट इज 300, तो ये हमने 300 यहाँ पर अकाउंट फॉर कर दिया, तो ये इंपेयरमेंट लॉस। और कोई इसके अलावा एडजस्टमेंट? सर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये इंपेयरमेंट लॉस को भी हम माइनस ही करेंगे, सो स्टेटिंग द माइनस साइन एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेल। ओके, ये हमने कर दिया इसके अंदर। अब आए जरा देखते हैं कि NCI की आपके पास क्या कैलकुलेशन बन रही है। 590 is the value of NCI, that is profit attributable to NCI। इसका सेल नंबर नोट कर लेता हूं, C33, C33 is the cell number। तो अगर मैं, सॉरी, हाँ गुड हो गया, वेरी गुड सर, ये टोटल आपके पास एडजस्टेड है, ये एडजस्टेड समझ ले कि प्रॉफिट आ चुका है। इसका 20% यानी कि जो हमारा NCI है दैट इज 20%, वो हम अप्लाई करेंगे, एंड द 20% विल बी 118। ओके, इसका सेल नंबर C35, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, C35 इज द सेल नंबर, C35, और बैलेंसिंग फिगर वुड बी, बैलेंसिंग फिगर वुड बी 2639, that is the balancing figure of a group retained profit, group profit। okay, but that is not the end again, क्योंकि हमने प्रॉफिट एट्रीब्यूशन तो कर दी है, लेकिन हमें यहां पर अब TCI की एट्रीब्यूशन भी करनी है, TCI की एट्रीब्यूशन करनी है। सो TCI attributable to, TCI attributable to, so that is very simple। now again ग्रुप में एट्रीब्यूट करेंगे, एंड द सेकंड एट्रीब्यूशन वुड बी द NCI। TCI की वैल्यू कितनी थी, यानी कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो टोटल आ रहा था दैट वाज 7557। ओके, ये है। और अगेन NCI को पहले हम एट्रीब्यूट कर देते हैं। NCI को एट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में NCI की एट्रीब्यूशन कितनी है, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, एंड दैट वाज 118। तो इसका मतलब इस TCI के अंदर पहले तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा,
सेकंड थिंग इज कि आपको ओसीआई का एलिमेंट मिलेगा, लेकिन ओसीआई में याद रखिएगा कि सब्सिडरी का 20% ओनली, और सब्सिडरी की रिवैल्यूएशन कितनी थी, सब्सिडरी की रिवैल्यूएशन जो थी दैट वाज 700, उसका 20% जस्ट हम एनसीआई के अंदर ट्रांसफर करेंगे, विच मींस के अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास यहां पर टोटल आपके पास यहां पर टीसीआई के अंदर एनसीआई का जो एरिया है, आई रिपीट क्या कहा मैंने, टीसीआई के अंदर यानी कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर एनसीआई का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 258, लेकिन ये भी नहीं है हमारे पास जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर, जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर। सर क्या इसका 20% कैलकुलेट करने की जरूरत है, नॉट एट ऑल, क्योंकि 118 ऑलरेडी 20% पे है और हमने ओसीआई का भी 20% कैलकुलेट कर लिया है, तो ये पूरा एनसीआई पे ही आ चुका है। सो द सेल नंबर इज C46, C46, C46। सो बैलेंसिंग फिगर वुड बी 7299, दैट इज 7300। ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज द ग्रुप TCI. It means TCI attributable to group is 7300. फाइनली 15 मार्क्स की हमारी पीएनएल यहाँ पर कंसोलिडेट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है अलॉन्ग विद द वर्किंग, एंड हमने एट्रीब्यूशन भी सारी कर ली है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दैट इज टू कैलकुलेट द टोटल एसेट्स should be reported, total assets that should be reported in total assets for consolidated SOFP। अच्छा, टोटल एसेट्स गिवन इन द क्वेश्चन, टोटल एसेट्स ऑलरेडी जो कि मेरे पास यहां पर गिवन है, टोटल एसेट्स मेरे पास ऑलरेडी गिवन है पेरेंट कंपनी के जो एसेट्स मेरे पास यहां पर गिवन है, पेरेंट कंपनी के जो एसेट्स गिवन है वो मेरे पास कितने हैं, दैट इज 297310। सब्सिडरी कंपनी के जो मेरे पास एसेट्स गिवन है, सब्सिडरी कंपनी की जो एसेट्स गिवन है दैट इज 110540। अच्छा, अब कुछ एडजस्टमेंट्स हमने किए हैं और एडजस्टमेंट्स में देखते जाते हैं, जहां एसेट पे इंपैक्ट आएगा वो हम यहाँ पे अकाउंट फॉर कर देंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफर्ड कंसिडरेशन, इसका इंपैक्ट एसेट साइड पे नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मली एंट्री से बड़ा फोकस करता हूं कि एंट्रीज अगर आपने बनाई हुई होंगी तो बहुत रेयर चांस होगा कि आप कोई ओमिशन कर पाएंगे, अदरवाइज इंशाल्लाह आप सारी एडजस्टमेंट्स को प्रॉपर एंड एक्यूरेट वे में ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके, अनदर एडजस्टमेंट दैट इज द इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, बट फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अकाउंट फॉर कि गुडविल हमें अकाउंट फॉर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स में या पेरेंट कंपनी के एसेट्स के अंदर गुडविल अकाउंटेड फॉर नहीं होती। दीज आर द एसेट्स दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द इंडिविजुअल अकाउंट, तो इट मींस हमें इस गुडविल को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ओके, गुडविल की वैल्यू हमें ऑलरेडी बताई गई थी, दैट वाज 3200 आई गेस, दैट वाज सेकंड एडजस्टमेंट। गुडविल वाज करेक्टली कैलकुलेटेड, 3200 हमें दी गई थी, इट मींस कि गुडविल की जो वर्थ है दैट इज 3200 हमारे पास यहाँ पर गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सो व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग ओवर हियर, रीजन बीइंग क्योंकि जो सब्सिडरी और पेरेंट कंपनी के एसेट्स हैं दीज आर टेकन फ्रॉम द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आपने इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं किया एडजस्ट, देखिए उसने खुद कह दिया है कि हमने ये एसेट्स में से इसको ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। अगर पॉइंट टू बी नोटेड ये लाइन ना लिखी हुई होती जो भी मैंने हाईलाइट की हुई है, तो आई स्वेयर कि हम इस टोटल एसेट्स में से उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को माइनस करते जो सब्सिडरी कंपनी के अंदर इंजेक्ट की गई है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो इसलिए अभी हमने नहीं की, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, गुड हो गया। सर जब गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट मींस इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड होगा, और इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ फॉर द करंट ईयर रिकॉर्ड नहीं होगा, टोटल होगा, दैट इज 300 फॉर द करंट ईयर एंड 400 फॉर द प्रीवियस ईयर, एम आई राइट? दैट इज टोटल 700 का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा, ऐसा ही है। और ये इंपेयरमेंट लॉस हम प्लस भी नहीं करेंगे बल्कि माइनस करेंगे, ऐसा ही है, -700। चलें मूव ऑन अगेन, गोइंग बैक टू दी वर्किंग साइड, और वर्किंग साइड पे अगर हम आए तो हमने ये वर्किंग साइड हमारी, अच्छा वर्किंग साइड पे अगर मैं आऊं तो और क्या एडजस्टमेंट है जो कि बैलेंस शीट को हिट कर रही है, लेट्स, और बैलेंस शीट में भी स्पेसिफिकली एसेट साइड को इंपेयरमेंट लॉस आपने रिकॉग्नाइज कर दिया, 300 नहीं करना था, हमने पूरा 700 रिकॉर्ड कर दिया। यस, अनदर थिंग,
अब आते हैं जरा इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, प्लीज फोकस कीजिएगा। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू अब मैं डिस्कस करने लगा हूं, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा जरा। देखिए हमें पता है कि सब्सिडी जो एसेट्स गिवन है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो एसेट्स गिवन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एक ब्लंडर हुआ है यहाँ पर, ब्लंडर हुआ है। ये एक एसेट आपके पास गिवन है जो कि पेरेंट और सब्सिडी के हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास है 297 and 110। वी ऑल नो दैट दीज एसेट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द इंडिविजुअल अकाउंट्स, और इंडिविजुअल अकाउंट्स वो होते हैं जो कि एडजस्टेड नहीं है, जिसमें कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं हुई, और ये क्लियर किया हुआ है। देखिए मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक फ्लॉ है एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे नजदीक हो सकता है कि मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि मैं गलत हूं, बट मैं आपके साथ रीजनेबल ग्राउंड्स की बेसिस के ऊपर, मैं चैलेंज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड्स की बेसिस के ऊपर अगर मैं आपको देखूं, इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर मैं आपको दिखाऊं, तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर कि सब्सिडी कंपनी हैज रिकॉर्डेड अ कॉस्ट डेप्रिसिएशन एंड द हिस्टोरिक कॉस्ट प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। उसने अपने पास डेप्रिसिएशन और गेन ऑन डिस्पोजल जो रिकॉर्ड किया है वो हिस्टोरिक कॉस्ट के ऊपर किया है, ऐसा ही है। ऑल्दो इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एट द रीवैल्यूड अमाउंट। तो मुझे बताएं कि क्या आप खुद इसको जस्टिफाई करें, खुद डिसाइड करें कि क्या जो मैं एसेट्स की वर्किंग कर रहा हूं इसके ऊपर इसका इंपैक्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जी क्या इसके ऊपर इसका इंपैक्ट आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी कंपनी की जो एसेट्स मेरे पास यहां पर गिवन है, दीज आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक कॉस्ट। ये हिस्टोरिक कॉस्ट की बेसिस के ऊपर दिए हुए। सब्सिडी कंपनी तो रिवैल्यूड अमाउंट पे रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना उसका डेप्रिसिएशन ना उसका गेन। तो इट मींस देयर शुड बी एन एडजस्टमेंट, देयर शुड बी एन एडजस्टमेंट। मुझे टोटल एसेट्स के अंदर एडजस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहली एडजस्टमेंट दैट इज आई नीड टू अकाउंट फॉर द डेप्रिसिएशन, आई नीड टू अकाउंट फॉर द डेप्रिसिएशन। मुझे 6 मंथ्स का जो कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सही कह रहा हूं मैं? कितने से कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से कम चार्ज किया था? 100 से, ऐसा ही है। इट मींस मुझे एसेट में से रिमूव करना चाहिए, मुझे एसेट में से इसको रिमूव करना चाहिए, ऐसा ही है। मुझे एसेट में से इसको रिमूव करना चाहिए। अच्छा कितने से कितना रिमूव करेंगे, कितना रिमूव करेंगे? दैट इज 100, 100 और दैट इज 100। ये पीपी को हम क्रेडिट कर देंगे, ऐसे ही। यानी कि हमने इसको यहां पर रिमूव कर दिया विद द अमाउंट ऑफ 100। ओके आगे मूव ऑन करते हैं। एक और चीज सर, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल। सर सब्सिडरी कंपनी हैज रिकॉर्डेड एन एडिशनल गेन ऑन डिस्पोजल। कितना गेन ऑन डिस्पोजल अकाउंट फॉर करना चाहिए था? कितना गेन ऑन डिस्पोजल अकाउंट फॉर करना चाहिए था? 2400 का। और सब्सिडरी कंपनी ने कितना गेन ऑन डिस्पोजल अकाउंट फॉर कर दिया है? 5100 रिकॉर्ड कर दिया है। 5100 का गेन ऑन डिस्पोजल यहां पर रिकॉर्ड कर दिया है। इट मींस 2700 से हमें और प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। और सेल नंबर अगर मैं नोट कर लूं J31, J31 इज द सेल नंबर, J31। तो इट मींस के मुझे यहां पर एसिड को रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज -J31। तो 2700 से ये एडजस्टमेंट होनी चाहिए। 2700 से हमारे पास ये गेन ऑन डिस्पोजल की एडजस्टमेंट हमारे पास यहां पर होनी चाहिए थी जी। इसके अलावा और क्या चीज हमारे पास आएगी, और क्या चीज हमारे पास आएगी? यूआरपी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्यों अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक तो पीएनएल के अंदर इसकी एडजस्टमेंट गई, और दूसरा इंपैक्ट इसका बैलेंस शीट में आना चाहिए था, दैट इज विद द अमाउंट ऑफ 600। और इसका सेल नंबर अगर नोट करें दैट इज I40। I40 इज द सेल नंबर। इन्वेंट्री को हम रिड्यूस कर देंगे I40। I40। अच्छा इसके अलावा अनरियलाइज प्रॉफिट के अलावा सर एक हमने रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट की थी, ऐसा ही है। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास यहां पर रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट आ रही थी, एंट्री हमने ऑलरेडी, दैट्स व्हाई I keep on repeating this one यार। if you are making an entry there will be no chance for the elimination, there will be no chance that you omit any adjustment, there will be a less chance for the omission। प्लीज मेक श्योर करें कि एंट्रीज लास्ट में प्रिपेयर करें। ओके सो रीवैल्यूएशन हमने रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ 4800। सो I42 इज द सेल नंबर। लेट्स गो एंड एडजस्ट दिस वन। I42, I42, that is the revaluation surplus।
अच्छा, और कोई एडजस्टमेंट हमारे पास? सर एक एडजस्टमेंट और है जो हम शायद एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाए, दैट इज द इंट्रा रिसीवेबल एंड पेएबल. इफ यू रिमेंबर द एडजस्टमेंट नंबर 1, आई गेस इट वाज द एडजस्टमेंट नंबर 4, जिसके अंदर sales were made for $9 million, although the amount paid or received was $2 million, which means the balancing amount $7 million was an intra receivable and payable, and this should also be adjusted or eliminated. तो इंट्रा रिसीवेबल को भी हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, इंट्रा रिसीवेबल को भी हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और 7 million is the amount, so minus 7,000. So that is the intra receivable, that is the intra receivable that needs to be adjusted, intra receivable that needs to be adjusted. So ये हमने, और बाकी डिविडेंड है, डिविडेंड का इंपैक्ट एसेट पे नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर ओवरऑल इसका सम कर लेते हैं. सो व्हाट विल बी द एडजस्टेड or the total asset that would be reported in the consolidated statement of financial position. So that is the total assets that should have been recorded in the consolidated statement of financial position. Is it clear to everyone? Okay. वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे नोटिफाई करना चाह रहा हूँ, दैट इज कि अगर आपको मैं सामने एग्जामिनर रिपोर्ट शेयर करूं, एग्जामिनर रिपोर्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर मैं अगर आपको थोड़ी सी डेफिशिएंसी बताऊं कि एग्जामिनर ने इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट पे, यानी कि जो अभी हम कर रहे थे, दैट वाज रिलेटेड टू द कॉस्ट एंड द रीवैल्यूएशन मॉडल. ओके, लेट मी मूव ऑन टुवर्ड्स द एग्जैक्ट एरिया. Okay, let's read out that examiner comment. Fair value depreciation is noted in note number 3 was generally calculated well. ये examiner के comments हैं. But candidates failed to time apportion the depreciation. यानी कि majority of the candidates ने 6 months का depreciation adjust नहीं किया, बल्कि पूरे साल का depreciation adjust कर दिया. Despite specifically being told depreciation is charged on a pro rata basis. A less common group adjustment in note 3 related to the disposal of the property. The examining team, यानी कि जो चेकर है, examiner है, noted that many candidates did not attempt the disposal calculation. Majority students ने gain on disposal की calculation ही नहीं की. For those that did, they simply calculated the subsidiary gain or the group gain rather than both. यानी कि gain on revaluation दोनों का calculate नहीं किया. Another common mistake that is the gain was calculated the adjustment. अच्छा एक मिनट, ये तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिलेटेड था, जो गेन ऑन डिस्पोजल से रिलेटेड था. नहीं नहीं नहीं, एडजस्टमेंट कौन सी थी वो? Okay. Another common mistake when the gain were calculated to include the adjustment the wrong way, that is a loss marks were awarded accordingly. यानी कि गेन ऑन को अगर आपने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर दिया तो उसके मार्क्स आपको रिवॉर्ड कर दिए गए. अच्छा, एक और चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा था, दैट वाज दी ओके. तो ये हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर एग्जामिनर रिपोर्ट थी इसके अंदर. अच्छा, सेकंड थिंग इज कि जो हमने यहाँ पर इसके अंदर कंसोलिडेट किया, यानी कि हमने यहाँ पर टोटल एसेट्स को यहाँ पर कैलकुलेट किया, और जो टोटल एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं दैट इज 404750. बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या सर हमें यहाँ पे बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करने की जरूरत है? नॉट एट ऑल, क्योंकि एग्जामिनर रिक्वायरमेंट इज क्वाइट क्लियर कि कंसोलिडेटेड पीएनएल
आपने ड्राफ्ट करनी थी एंड आपने टोटल एसेट्स को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बताना था कि पीएनएल या सॉरी बैलेंस शीट के अंदर कितने रिपोर्ट होंगे. सो फुल फ्लैश consolidated balance sheet was not required in that particular question. हमें यहाँ पे full fledged question को consolidate नहीं करना था. तो that was all from this past paper question. And remember, ये कोई बहुत old past paper नहीं है. That is a recent attempt question जो कि normally September December 2022 के अंदर examiner test किया है. And you can evaluate this one कि बहुत ज्यादा कोई difficult question नहीं है. बिल्कुल यानी कि एक reasonable question है. हाँ, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ पॉइंट ऐसे जरूर होते हैं जो नॉर्मली आपके पास कंफ्यूजिंग होते हैं. जैसे कि एग्जामिनर ने क्लियरली स्टेट किया कि दैट गेन ऑन डिस्पोजल वाज नॉट कैलकुलेटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, ये आपके कितने मार्क्स लूज करेगा? 3, 4, 5 मार्क्स लूज करेगा. बट इसकी वजह से आप अपने पूरे 20 मार्क्स को लूज नहीं कर सकते. मेक श्योर कीजिएगा, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, गिव योर बेस्ट. आप अपना एक बेस्ट अटेम्प्ट वहां पर दें और किसी भी एडजस्टमेंट या क्वेश्चन के अंदर आपने पैनिक अटैक नहीं करना. यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं दैट इज कंप्लीटली फाइन एंड दैट इज वेरी करेक्ट ट्रीटमेंट. सो जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह मुश्किल एडजस्टमेंट को भी बहुत इजीली आप टैकल कर लेंगे. आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर या नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे. कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली यू कैन रीच मी आउट. विल सी यू सून इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.